सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड जो इसके पीवाईक्यूज हैं, राइट। एज वी नो कि आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जाम होता है उसका लेवल काफी टफ रहता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो स्टेटमेंट आप देख सकते हो, डायरेक्शंस यहाँ पे गिवन होगी स्टेट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, राइट। तो पूरे 4 स्टेटमेंट्स हैव बीन मेंशन्ड बिलो. One or more statements may contain an error. It may contain a grammatical or a contextual error. Identify the incorrect statement. तो मतलब 4 स्टेटमेंट्स होंगी, काफी लेंदी स्टेटमेंट्स होंगी और वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्टेक्चुअली या ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस वहां पे रॉन्ग है, राइट। तो यहाँ पे अगेन है तो ग्रामर है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स का जो लेवल रहेगा वो काफी डीप रहेगा और लेंदी स्टेटमेंट्स रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आप इनको देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द न्यू क्लासिकल स्टाइल रेफर्स। अब आपको यहाँ पे एक एक बात को बड़ी बारीकियों को देखना पड़ेगा। न्यू क्लासिकल स्टाइल सिंगुलर है, रेफर्स लग रहा है, सही चल रहा है, टू अ मूवमेंट इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन दैट इमर्जिंग इन द 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी टू रिवाइव एंड एम्यूलेट। एम्यूलेट होता है किस चीज की कॉपी करना, नकल करना, पॉजिटिव वे में, द आइडियल्स ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, राइट। फर्स्ट ऑप्शन है। रेस्टोरेशन कॉमेडीज वर known for their wit, satire and social commentary. They often portrayed the manners and social mores of the upper class and were characterized by their clever wordplay, रेस्क्यू ह्यूमर एंड इंट्रिकेट प्लॉट्स। तो मतलब ये थोड़ी लिटरेचर की लैंग्वेज यूज कर रहा है यहाँ पे सेकंड सेंटेंस, ठीक है। तो फर्स्ट आप देख सकते हो। थर्ड, मिरेकल प्लेज ऑल्सो नोन एज mystery plays were a form of medieval drama that emerged in Europe during the Middle Ages. These plays were religious in nature and were performed by members of the clergy and local communities. The term Dark Ages is generally used to refer to a period of cultural, intellectual and economical decline of stagnation. It is often characterized by a decline in centralized authority, political instability, economic hardships and a relative lack of culture and intellectual progress compared to earlier and later periods. अब ये तो रही हमारे सामने 4 मतलब स्टेटमेंट्स। अब इसके लिए ऑप्शन देखो, आप देख सकते हो, बोला ओनली फर्स्ट होगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड होगा, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ होगा, या ओनली सेकंड एंड फोर्थ होगा, या फिर लास्ट में बोला ओनली थर्ड होगा। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा दोबारा एक बार आप इनको देख सकते हो सेंटेंसेस को, ठीक है। आपको यहाँ पे टेंस का भी कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा कि कहाँ पे एस और यस लग रहा है, कहाँ पे एस और यस नहीं लग रहा है। होती ग्रामेटिकली ही मिस्टेक्स हैं, बट ये है कि इसकी लेंथ को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे एक ही सेंटेंस आपका 2 to 3 लाइन्स का है और आपको यहाँ पे ग्रामेटिकली चलना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे द न्यू क्लासिकल स्टाइल रेफर्स, ये सिंगुलर था, रेफर्स ठीक लिख रहा है, टू अ मूवमेंट इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन दैट। अब यहां पे मिस्टेक एक्चुअली, यहां पे ना आप देखो ना, यहां पे दैट इमर्जिंग या दैट इमर्ज्ड, यहां मिस्टेक है। इट शुड बी दैट इमर्ज्ड इन द 18th सेंचुरी, 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरीज, राइट। तो यहां पे पैसिव वॉइस का थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको कॉन्टिन्यूस स्टेट में लेके चला गया दैट के बाद, जबकि यहां पे ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है कि वो चीज इमर्ज हुई कब, 18th और 19th सेंचुरीज में, और उससे क्या रिवाइव हुआ, एंड एमुलेट, रिवाइव एंड एमुलेट द आइडियल्स ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी। तो ये जो पहला वाक्य है ये गलत है हमारा, मतलब यहां पे इंस्टेड ऑफ इमर्जिंग इट शुड बी इमर्ज्ड, ये मिस्टेक है इसमें, राइट। सेकंड को देख लेते हैं, रेस्टोरेशन कॉमेडीज वर। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट चल रहा है तो यहां वर से ही लगा रहा है। नोन पैसिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज गोइंग इन पैसिव वॉइस। फॉर देयर विट, सटायर एंड सोशल कमेंट्री दे ऑफन पोर्ट्रेड। अब दे किसके लिए लगा रहा है, उसके लिए, विट, सटायर, सोशल के लिए। दे ऑफन पोर्ट्रेड द मैनर्स एंड सोशल मोर्स ऑफ द अपर क्लास एंड वर कैरेक्टराइज्ड बाय द, ये सही जा रहा है वाक्य। मिरेकल प्लेस सिंगुलर है, प्लेस सही लिखा हुआ, ऑल्सो नोन एज मिस्ट्री प्लेस वर अ फॉर्म ऑफ मिडिएवल ड्रामा दैट इमर्ज्ड। अब देखो यहाँ पे लगा रहा है दैट इमर्ज्ड, जो कि यहाँ पे गलती थी जो हमने यहाँ पे किया, राइट। तो ये सारे ही सेंटेंसेस सही हैं, सिर्फ इसमें पहला सेंटेंस गलत है। इंस्टेड ऑफ इमर्जिंग वहां पे आना था आपका इमर्ज्ड, दैट इमर्ज्ड आना था वहां पे इंस्टेड ऑफ इमर्जिंग, राइट। तो पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इमर्जिंग इज रॉन्ग यूसेज, इमर्ज्ड शुड बी यूज्ड। तो मैंने सॉल्यूशन भी साथ में ही लगा दिया ताकि आप उसको बाद में जस्टिफाई कर सको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, in the question below a sentence has been divided into different
parts, rearrange the parts to form a meaningful sentence. अब आपको पता है जंबलिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, रीअरेंजमेंट है ये, तो रीअरेंजमेंट है, तो रीअरेंजमेंट में आपको जो है दे रखे हैं यहाँ पे P Q R S। अब आपको यहाँ पे दे रहा है एक स्टेटमेंट P वाली है, फिर Q वाली स्टेटमेंट है, R वाली है, S वाली है। देखो है ये वही रीअरेंजमेंट वैसे है जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में आती है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लेंथी स्टेटमेंट्स हैं और आपको वहाँ पे थोड़ा और मतलब आपके रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए यहाँ पे। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस इसके लिए बोल रहा है आर पी क्यू एस आएगा, एस क्यू पी आर आएगा, आर पी एस क्यू आएगा, पी एस क्यू आर आएगा। मतलब स्टेटमेंट आर से स्टार्ट होगी, एस से स्टार्ट होगी, आर से स्टार्ट होगी, पी से स्टार्ट होगी, क्यू से स्टार्ट होगी। दो स्टेटमेंट्स हैं जो आर से चल रही है, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, तो यहां पे ये लेके चल रहा है पी क्यू आर एस। अब यहां पे बोल रहा है इन द इंट्रिकेट tapestry of human history traversing vast epochs marked by trumps and tribulations, the interplay of diverse cultures, ideologies and, अब देखो यहां पे and पे खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा नॉलेज टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट्स, ये तो डिपेंडेंट सेंटेंस है, इसमें कुछ ज्ञान की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात कर रहा है एंड कलेक्टिव एस्पायरेशंस की बात कर रहा है। तो ये तो आपका डिपेंडेंट सेंटेंस है, डायरेक्ट नॉलेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ये स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, ये कनेक्ट होगा किसी के साथ आगे जाके। आगे फॉर्जिंग इंट्रिकेट कनेक्शंस। अब आपको देखो यहाँ पे इंट्रिकेट का एक रेफरेंस है और यहाँ पे भी दे रहा है फॉर्जिंग इंट्रिकेट कनेक्शंस बिटवीन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज वी नेविगेट द perennial quest for progress, harmony and understanding amidst the ebb and flow of the human experience, right? और लास्ट में सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैज engendered multifaceted narratives replete with paradigm shifts, oscillating power dynamics and profound transformations wherein the केसलेस परस्यूट ऑफ। अब देखो यहां पे आप देख सकते हो परस्यूट ऑफ, यहां पे ऑफ पे खत्म कर रहा है, यहां पे एंड पे खत्म कर रहा है, छोटे छोटे क्लू दे रहा है आपको। तो यहां पे परस्यूट ऑफ के बाद ना ये जो एस वाली स्टेटमेंट है ये कनेक्ट होगी आपकी इसके साथ, क्यू के साथ। एस वाली स्टेटमेंट क्यू के साथ जाएगी, परस्यूट ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड कलेक्टिव एस्पिरेशंस कंटिन्यूअली शेप इन द टेपेस्ट्री ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो मतलब क्यू के साथ एस का लिंक बन रहा है, कुछ इस तरह से बनेगा, एस के साथ क्यू आएगा, राइट। अगर एस के साथ क्यू आएगा तो आप ऑप्शन चेक कर लो एस के साथ क्यू कहां पे है, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्यू एस कर रहा है, ये कटा, एस के साथ क्यू यहां पे आ रहा है, लेकिन क्या ये जंबल यहीं से स्टार्ट होगा, क्या एस से स्टार्ट होगा? नहीं, एस से स्टार्ट नहीं होगा, ये यहां से स्टार्ट होगा पी से, ठीक है। ये आएगा एंड के बाद फिर आएगा सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम्स, जो ये बोल रहा है द इंटरप्ले ऑफ डाइवर्स कल्चर्स आइडियोलॉजीज एंड सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैज एनजेंडर्ड। तो मतलब P के बाद S आएगा, तो आप देख सकते हैं यहां पे P के बाद S है, फिर Q है, फिर R, आंसर इसका D होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा, सीक्वेंस बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर D, बिकॉज हमें यहां पे छोटा सा मैंने यहां हिंट लगाया, ठीक है। एंड के बाद ये चीज कनेक्ट होगी सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम्स, और यहां पे परस्यूट ऑफ के बाद ये चीज कनेक्ट होगी नॉलेज टेक्नोलॉजिकल। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। कम टू द क्वेश्चन, आप देख सकते हो डी बोल रहे द करेक्ट सीक्वेंस इज PSQR। नेक्स्ट देखो, इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू, सेम वही है, रीअरेंज करना है, सेम वही है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है। Amidst the vast expanse of the universe with its swirling galaxies, cosmic phenomena and enigmatic celestial bodies dancing to the symphony of gravity, electromagnetic forces and the mysterious dark energy. फिर एस बोल रहा है ह्यूमैनिटी ड्रिवन बाय एन insatiable curiosity and thirst of knowledge has embarked on a relentless quest. relentless होता है जो चीज हमेशा without pleasure we can say, to unravel the secrets of existence, delving into the intricate realms of quantum machines, exploring the cosmos through telescopes that pierce the cosmic veil, conducting experiments at particle colliders that reveal the fundamental building blocks of matter, and venturing into the depths of the ocean where ancient
life forms hold the keys to understanding our planet's past and its potential future as we strive to grasp the essence of a place in the cosmos and the meaning that lies hidden within the fabric of reality. कितना बड़ा है ये, आपकी बहुत अच्छे लेवल पे आपके रीडिंग स्किल्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। न्यूज़पेपर आपको रीड करने पड़ेंगे। देखो कितनी लंबी स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस आप देख लो। तो यहां पे बोल रहा है पी आर क्यू एस, आर एस पी क्यू, क्यू एस पी आर, एस पी क्यू आर, मतलब ये पी से स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट होगा, एस से होगा। दो ऑप्शन तो हमारी एस से है और एक पी से, एक आर से, एक क्यू से है। तो मतलब बिल्कुल ही ये भिन्न लेके जा रहा है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा यहां पे कि कौन सा ऑप्शन बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ह्यूमैनिटी ड्रिवन बाय एन इनसैटिएबल क्यूरियोसिटी एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज through telescopes that pierce the cosmic veil, life forms hold the keys to understanding our planets. और पहला बोला amidst the vast expanse of the universe. एक्चुअली ये ना सेंटेंस यहीं से स्टार्ट होगा और इसका सीक्वेंस, क्योंकि देखो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं लग रहा, एस वाली जो स्टेटमेंट है डिपेंडेंट है, डायरेक्ट ह्यूमैनिटी ड्रिवन बाय इनसैटिएबल क्यूरियोसिटी पे चला गया। यहां पे एक पी में देखें तो थ्रू टेलीस्कोप्स दैट पियर्स द कॉस्मिक वेल, मतलब अलग अलग बात कर रहा है, अलग अलग बात कर रहा है, कुछ कनेक्शन बैठ नहीं रहा। तो ये जो जंबल है ये स्टार्ट आपका डायरेक्ट सीधा होगा और इसका ना बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस है, आर पहले आएगा, एस आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा, ऐसे नीचे को बनेगा ये आर एस पी क्यू। क्योंकि वास्ट एक्सपेंस, यूनिवर्स के वास्ट एक्सपेंस उसकी बात कर रहा है, एक्सपेंस की बात कर रहा है, ठीक है। एमिडिस्ट मतलब आपका जो क्या होता है, बाउल अमंग ही होता है एक तरह से, विद इट्स स्वर्लिंग गैलेक्सीज, कॉस्मिक्स फिनोमिना, ये सारी चीजें इसमें इसने बताई हैं। फिर यहां पे बोल रहा है एंड द मिस्टीरियस डार्क एनर्जी, फिर वहां कॉमा लगा रहा है, देखो आप देख सकते हो, ह्यूमैनिटी कॉमा ड्रिवन बाय एन इनसैटिएबल क्यूरियोसिटी, ये सारी लाइन ऐसे चलेगी, इनटू द इंट्रिकेट रियलम्स ऑफ क्वांटम मशीन मैकेनिक्स, एक्सप्लोरिंग द कॉस्मोस थ्रू टेलीस्कोप्स दैट पियर्स द कॉस्मिक वेल। मतलब लिंक बन रहा है इन वाक्यों का। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स अगर आप इंडिविजुअली बनाओगे ना नीचे वाले से, ये नहीं बनेगा, इसका जंबल ऐसे ही बनेगा आर एस पी क्यू। तो अगर हम देख लेते हैं आर एस पी क्यू वाली ऑप्शन कोई है तो आर एस पी क्यू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ही बोल रहा है इसका राइट आंसर, ये बिल्कुल डायरेक्ट सीधा नीचे को बनना था। तो ऐसे भी हो सकता है कि डायरेक्ट सीधा ही बन जाए, ठीक है, या इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिडल में मिल रहा है तो आप वहां से उठा सकते हो, ठीक है। तो देखो टफ चीज तब तक ही लगती है जब तक हम उसमें हाथ नहीं डालते, राइट। अब आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो बच्चा बैठेगा अपीयर करेगा, ऑब्वियस है कहीं ना कहीं उसका लेवल खुद का भी बच्चे का होता है। तो इट्स टफ कुछ भी नहीं होता, टफ तब तक ही लगता है जब तक हम उस चीज के साथ उलझते नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऐसे मतलब मॉक लगाने लग जाओगे, है ना भाई, 5 मॉक या 10 मॉक या 15 मॉक जब आप लगा लोगे तो आपको आपका वो सोचने का नजरिया वैसा बन जाएगा कि हाँ यार इस अप्रोच के क्वेश्चन आने भाई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ फर्स्ट टाइम अगर आप दोगे, फर्स्ट मॉक दोगे, सेकेंड मॉक करोगे आरबीआई ग्रेड बी लेवल का, तो हो सकता है आपको बहुत टफ लगे, क्या ये तो बहुत लंबी लेंथी स्टेटमेंट्स है, राइट। लेकिन टफ कुछ नहीं होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज का सॉल्यूशन है। ये अलग बात है कि यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या मैं इससे घबरा जाऊंगा? मेरी रीडिंग स्किल्स होंगे, अगर मैं चीज को पकड़ लूंगा, ठीक है, इफ आई हैव रीडिंग गुड रीडिंग स्किल्स, इफ यू पीपल आर गुड एट योर रीडिंग स्किल्स, तो आप तभी इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का होना बड़ा जरूरी है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कांट हिट दीज ऑप्शंस, राइट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इन द क्वेश्चन मेंशन्ड बिलो पैराग्राफ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेंटेंसेस, रीअरेंज द, ये सेम वही है, जंबलिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो अब आप देख सकते हो, विद ईच passing moment we teeter on the precipice of irreversible consequences where the ravenous appetite for energy conspires with the existential threat of climate change. The dexterous choreography of this transition demands not only the orchestration of technological advancements and innovative solutions but also the harmonization of political will, economic viability and सोसाइटल एंगेजमेंट। देखो कितना लंबा है ये पहला क्वेश्चन, राइट। और फिर आगे बढ़, अब इसमें नंबरिंग है, इसमें ए बी सी नहीं दे रहा, देखो यहाँ 1 है,
फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर आगे जाके 4 है, फिर आगे जाके 5 है, 5 ऐसे 1 2 3 है। इसका ऑप्शन चेक करना, देखो ऐसे है। अब इसने ए बी सी करके नहीं दे रखे ऑप्शंस, ये कैसे दे रहा है, 1 4 2 3 5 होगा, 2 5 4 3 1 होगा, 5 3 1 2 4 होगा, 4 3 2 1 5 होगा, 5 4 1 2 3 होगा। क्योंकि सीक्वेंसिंग में अब हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो 1 से लेके 5 तक है, ठीक है। तो अब आपको देखना पड़ेगा। फिर यहां पे बोल रहा है, ये मैंने पढ़ दिया शायद, नहीं, एज वी नेविगेट द ट्रेचरस टेरेन, ट्रेचरस होता है बेसिकली जो बी अनफेथफुल, विश्वासघाती टेरेन स्ट्रेन with vested interests, formidable barriers and divergent perspectives. We must rise above complacency and rally behind the transformative potential that lies dormant with this audacious endeavor. Audacious होता है extremely courageous. The labyrinthine challenge of shifting from fossil fuels to renewable energy sources requires meticulous planning, careful planning, colossal investments and the fortitude to disrupt long established systems entrenched in the annals of industrialization, right? The road to an energy transition is arduous, fraught and complexities, but it is through our unwavering resilience and unwavering commitment that we shall pave the path towards a sustainable future, forging a legacy that transcends time and kindness, the embers of hope for generations yet unborn. In the relentless pursuit of a sustainable future, the imperative for an energy transition emerges as an unwavering mandate demanding audacious action and resolute determination. कितना बड़ा है ये, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले तो इसको पढ़ने में ही 2 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो आपकी रीडिंग स्पीड यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि बनेगा कैसे है, क्या यहाँ से चलेगा, इन द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल। पहले तो ऑप्शन देख ले, ऐसी है भी कोई, एक 1 से है, एक 2 से है, एक 5 से है, एक 4 से है, एक 5 से है, मतलब 5 वाली यहाँ 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो हम पहले 5 वाली को देख लेते हैं, 1 वाली, 2 वाली, 5 वाली 2 है, 4 वाली 1 है, ठीक है। ओ सॉरी, तो 4 वाली ऑप्शन कौन सी है, 4 वाली, द रोड टू एन एनर्जी ट्रांजिशन इज आर्डुअस, fraught and complexity, but it is through our unwavering resilience and unwavering commitment that we shall pave the path towards a sustainable future, forging a legacy that transcends time, kindles the embers of hope for generations yet unborn. पीछे देख लेते हैं, बोल रहा है with each passing moment we teeter on the, ऐसे बोल रहा है as we navigate the treacherous terrain, ठीक है। as बेसिकली कंजंक्शन का काम कर रहा है, the labyrinthine challenge of shifting from fossil fuels to, ये सारी मुझे डिपेंडेंट सेंटेंस लग रहे हैं, एक भी नहीं लग रहा इसमें कोई शुरू हो सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोल रहा है इन द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ अ सस्टेनेबल फ्यूचर द imperative for an energy transition emerges as an unwavering mandate demanding audacious action and resolute determination. I think ये 5th से स्टार्ट होगा जंबल, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा ये फ्यूचर का रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। इन द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ अ सस्टेनेबल फ्यूचर, भविष्य की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इंडिपेंडेंट दिख रही है मुझे। बाकी 4th से नहीं स्टार्ट होगा, द रोड टू एनर्जी ट्रांजिशन, ये एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कुछ और ही बात चल रही है, तो ये स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर 5 से। अब या तो इसका आंसर 3rd है या तो इसका आंसर ई है, ये वाले नहीं बनेंगे, शायद नहीं बनेंगे, या तो 5 3 1 2 4 होगा या 5 4 1 2 3 होगा। अब 5 के बाद 3 आएगा या 5 के बाद 4 आएगा, ये देख लेते हैं। 5 के बाद 3 आएगा या 5 के बाद 4 आएगा। यहां पे बोल रहा है कि डिमांडिंग ऑडेसियस एक्शन एंड रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन, द रोड टू एन एनर्जी ट्रांजिशन, नहीं 5 के बाद 4 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो बात चल रही है ना, इसका कुछ लिंक यहाँ पे नहीं बन रहा है इसके साथ। अच्छा, और कौन से ऑप्शन है, थर्ड 5 के साथ थर्ड देखो भाई क्या है, 5 के साथ थर्ड क्या है, द लेब्रिंथाइन चैलेंज ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज रिक्वायर्स मेटिकुलस प्लानिंग, कोलोसल इन्वेस्टमेंट्स एंड द फॉर्टिट्यूड होता है करेज टू डिसरप्ट लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड सिस्टम्स एंट्रेंच्ड इन द एनल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की कुछ बात कर रहा है कि ये चीजें रिक्वायर्ड है, राइट। फिर आगे देखो यहाँ पे लिखा है डिमांडिंग ऑडेसियस एक्शन एंड रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन। फिर थर्ड आप देखो, थर्ड पर द लेबिरिंथाइन चैलेंज ऑफ, चैलेंज की बात कर रहा है,
फिर यहां पे आगे मेटिकुलस प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। कोलोसल इन, कोलोसल होता है बड़ा, विशाल। इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। फॉर्टिट्यूड टू डिसरप्ट लॉन्ग एस्टेब्लिश सिस्टम्स एंट्रेंच्ड इन द एनल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीजें बता रहा है। थर्ड, अगर हम इस ऑप्शन के साथ जाते हैं तो ये बना फिर 1, फिर इसके बाद 1 2 4 बोल रहा है, फिर बोल रहा है 1 2 4, ठीक है। फिर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विद ईच पासिंग मोमेंट वी टीटर ऑन द, फिर कुछ इसके साथ ऐसा लिंक बन गया। फिर 1 2 4, फिर 2 एज वी नेविगेट द ट्रेचरस। तो आई थिंक इसका आंसर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, सी वाला। दिस कुड बी द राइट आंसर। फोर्थ वाला नहीं होगा, थोड़ा सा उसका कनेक्शन लास्ट फिफ्थ के साथ फोर्थ का कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो ये नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं द करेक्ट सीक्वेंस इज 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 4। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स नहीं लगी, 4 सेंटेंस जो दे रखे हैं स्टार्टिंग वाले वो डिपेंडेंट लग रहे हैं। सो डिपेंडेंट लग रहे हैं तो ऑब्वियस ये वाली ऑप्शन बनेगी उसके साथ। चलिए आगे देख लेते हैं। पांचों सेम वैसे ही है, 1 2 3 4 देन लास्ट में 5। इसमें तो 6 है, बल्कि पिछले वाले में शायद 5 थे। हाँ, पिछले वाले में थे 1 2 3 4 5, बिल्कुल। इसमें तो 6 सेंटेंस है जी, ये तो इससे पिछले वाले से भी बड़ा है। तो इसको ऑप्शन चेक कर लो। 1 2 3 6 5 4 5 4 3 6 1 2 6 5 4 3 2 1, या ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, देखना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। चैलेंजिंग दिस एंट्रेंच्ड पैराडिज्म। पैराडिज्म होता है कि जब आप किसी चीज को, पैराडिज्म शिफ्ट काफी यूज करते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में काफी आता है, वर्ड स्वैप में भी वर्ड काफी यूज होता है पैराडिज्म शिफ्ट। मतलब जब आप किसी एक डिफिकल्ट चीज से ना किसी दूसरे दौर की तरफ मूव करते हो, उसको पैराडिज्म शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो, challenging this entrenched paradigm necessitates a paradigm shift in urban planning and design, recognizing the multifaceted dimensions of gender and embracing an inclusive approach that fosters safety, accessibility, and empowerment for all individuals. To forge equitable societies, we must dismantle the gendered infrastructure, rebalancing the scales of spatial justice and championing an era where every person irrespective of gender can flourish and thrive within the architectural fabric of our shared world. The manifestation होता है कुछ भी, explanation of gendered infrastructure materializes in the subtle design choices that shape our urban landscapes, reinforcing power dynamics and further marginalizing certain communities. The built environment often an embodiment of patriarchal norms has historically perpetuated gender inequities, perpetuating spatial biases and engendering disparities, right? उसके बाद gendered कुछ gender के ऊपर चल रहा है। gendered infrastructure a subject of profound socio-cultural significance demands rigorous examination within the intricate tapestry of societal systems as the framework of cities and ये नहीं होगा, ये तो कुछ अलग ही जा रही है। मतलब 6 वाले से तो ये स्टार्ट नहीं बनेगा। as the framework of cities and public spaces fails to accommodate, right? यहां पे मुझे एक चीज दिख रही है, a subject of profound socio-cultural, क्योंकि देखो आर्टिकल जो होते हैं बेसिकली आपको पता है ये डिटर्मिनर्स ही होते हैं, ए एंड द, सम, फ्यू, एनी, है ना। और डिटर्मिनर का फंक्शन होता है नाउन को डिटरमाइन करना। तो जब भी हम कहीं पे आर्टिकल देखते हैं तो आप उस ऑप्शन को थोड़ा अच्छे से देख सकते हो। तो जेंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अ सब्जेक्ट ऑफ प्रोफाउंड सोशियो-कल्चरल सिग्निफिकेंस बोल रहा, डिमांड्स किसकी जरूरत है? रिगरस एग्जामिनेशन विद इन द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ऑफ सोसाइटल सिस्टम्स। बाकी पिछली स्टेटमेंट्स अगर आप देखते हैं, आपको वैसे बता दूं कि द वाली स्टेटमेंट पहले होती नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब इन जनरल रूल यही है कि जब आर्टिकल ए एंड द की बात आती है तो ए वाली स्टेटमेंट पहले हम रख सकते हैं, ठीक है। एन वाली भी फर्स्ट में रख सकते हैं, द वाला स्टेटमेंट कभी पहला होता नहीं है। सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ जेंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ये बात कर रहा है, ये वाली स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर देंगे, ये पहले नहीं आएगा। द बिल्ट एनवायरमेंट, ये कुछ अधूरा सा लग रहा है और वैसे भी द से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं पहला होगा। टू फॉर्ज इक्विटेबल सोसाइटीज वी मस्ट डिसमेंटल द, ठीक है। टू फॉर्ज दिस इक्विटेबल सोसाइटीज, आपको देखना पड़ेगा क्या कुछ कंप्लीट मीनिंग जा रहा है इस सेंटेंस का। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा होता है जो अपने मीनिंग में कंप्लीट होता है। चैलेंजिंग दिस एंट्रेंच्ड, इस एंट्रेंच्ड को कौन सा डिपेंडेंट है? ये नहीं होंगे, ये पैसेज स्टार्ट होगा आपका स्टेटमेंट नंबर 5 से,
ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 5 ही एक ऐसा सेंटेंस मुझे इन 6 में दिख रहा है जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है। सो जेंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अ सब्जेक्ट ऑफ प्रोफाउंड सोशल सोशियो कल्चरल। अब हम ऑप्शंस थोड़ी देख लेते हैं, क्या 5 से कितनी ऑप्शन स्टार्ट है। देखो, पहला नहीं हो पाएगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, या तो इसका आंसर दूसरा है या तो इसका आंसर फोर्थ है, मतलब लास्ट है। 5 4 3 1 2 6 या 5 4 3 6 1 2, राइट। तो अब 5 के बाद यहां 4 लगा रहा है, 5 के बाद 4 लगा रहा है, इसका मतलब 5 के बाद 4 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों में बता रहा है वो, ये वाली स्टेटमेंट कंफर्म होगी, ठीक है, कि इसके बाद यही आएगी। लेकिन उसके बाद फिर यहां पे लगा रहा है थर्ड, और यहां पे भी थर्ड, पहली सारी सेम चल रही है। 5 4 3 5 4 3, फिर यहां पे लगा रहा 6, यहां पे लगा रहा 1, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 5 4, उसके बाद क्या था, 5 4 3 5 4 3, हाँ ये 3 तो सॉरी, फिर ये 3 तो सही लेके जा रहा, 5 4 3, इसके बाद एक में 1 है, एक में 6 है शायद, एक में 1 है और एक में 6 है। सो 5 4 3 के बाद आपको देखना है 6 आएगा या 1 आएगा, देख लेते हैं। 5 आ गया, यहां तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा ये बोला, द बिल्ट एनवायरनमेंट ऑफ एन embodiment of has a historical perpetual gender inequalities, perpetuating gender disparities, right। 4, फिर इसके बाद क्या था 3 क्या है, ये वाला ऊपर को चल रहा है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ जेंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेटेरियलाइजेस इन द सब्टल डिजाइन चॉइसेस दैट शेप आवर अर्बन लैंडस्केप्स, reinforcing power dynamics and further marginalizing certain communities। 3। अब 3 के बाद आपको देखना है कि 1 आएगा, है ना, या 6 आएगा, मतलब यहां इसके बाद देखना पड़ेगा। तो यहां बोला सर्टेन कम्युनिटीज, रेनफोर्सिंग पावर डायनेमिक्स एंड फर्दर मार्जिनलाइजिंग सर्टेन कम्युनिटीज, चैलेंजिंग दिस एंट्रेंच्ड पैराडिज्म नेसेसिटीज अ पैराडिज्म शिफ्ट इन अर्बन प्लानिंग। नहीं, इसका रेफरेंस नहीं बन रहा फर्स्ट के साथ। 6 देखें, एज द फ्रेमवर्क ऑफ सिटीज public spaces fails to accommodate diverse needs to it perpetuates a system exclusion of women, exacerbating their vulnerability and hindering their access to essential subsistence opportunities। अब मेरे को तो नहीं लग रहा कि ये सेंटेंस इसके साथ बनेगा फर्स्ट वाला, थर्ड के साथ लिटिल बिट इसका बन सकता है, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से ये वाला 6 वाला, 5 3 6 वाला, 5 3 6 1 2, 1 वाला नहीं होना चाहिए, तो आंसर इसका बी होना चाहिए। देख लेते हैं, 5 3 6 1 2 यही बता रहा है, मतलब थोड़ा उलझन सा है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बट थोड़ा सा उसके साथ उसमें पैराडिज्म शिफ्ट के ऊपर चला गया ना डायरेक्ट। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें पैराडिज्म शिफ्ट्स की बात कर रहा है, फिर अगली स्टेटमेंट में भी वही बात कर रहा है, पैराडिज्म शिफ्ट्स वाली इसमें 2 स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यही जाएगा जी। 6 देखिए, in the question below 2 sentences have been mentioned with the blank in each sentence. Use one of the phrase given in the option to fill in the blanks. Despite his notable contributions to the project, John's colleagues often felt overshadowed as his penchant for self-promotion and desire to dash during presentations and discussions undermined the collaborative spirit and overshadowed the collective efforts to the team. Second word, amidst the intricate dance of egos and aspirations within the creative industry, certain individuals unabashedly dash their insatiable hunger for attention, overshadowing the collective brilliance of their peers, stifling collaboration and perpetuating a culture of self-centeredness। अब आपको ना ये 2 सेंटेंस दे रहा है, यहां बोल रहा है इन द क्वेश्चन बिलो 2 sentences have been mentioned विद ब्लैंक इन ईच सेंटेंस, मतलब दोनों में एक ब्लैंक है, राइट। आपको यहाँ पे कोई फ्रेज डालनी पड़ेगी, गिवन इन द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ पे कौन से, ह्यू एंड क्राई, ड्रैगिंग अ क्रेट, हॉग द लाइमलाइट, बर्न द ब्रिज, स्लिपिंग लाइक अ हॉग, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, आंसर क्या जाएगा। डिस्पाइट हिज नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, यूज वन ऑफ द फ्रेजेस गिवन इन द ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स में कोई एक ऐसी फ्रेज डाली जाएगी जिससे मीनिंग हमारा
पूरा आएगा। अब कौन सी है, ह्यू एंड क्राई तो आपको पता है वो शोर शराबे को बोलते हैं, ठीक है। अब ये सारी फ्रेजेज हैं। अब आपको यहाँ पे डीप नॉलेज है, लाइक स्लीपिंग लाइक अ लॉग या हॉग, ये पता नहीं लॉग है कि हॉग है। हॉग बेसिकली उसको बोलते हैं, पिग को बोलते हैं। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग ऐसे बोलते हैं, राइट। तो हॉग इज टू पिग बेसिकली। तो ये लिटरल शाब्दिक अर्थ तो चलना ही नहीं है। ह्यू एंड क्राई शोर शराबा होता है, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये आएगा, हॉग द लाइमलाइट। इसका मतलब होता है किसी चीज को ना अटेंशन में लेके आना, टू ब्रिंग समथिंग इनटू अटेंशन, टू ब्रिंग समथिंग इनटू लाइट, टू ब्रिंग समथिंग इनटू अटेंशन। राइट, टू ब्रिंग समथिंग इनटू लाइट। तो इसका राइट आंसर ये बनेगा, ठीक है। आप आगे देख लो एक्सप्लेन। हॉग द लाइमलाइट मींस टू स्टील द लाइमलाइट, इट फिट्स बेस्ट इन द सेंटेंसेस। तो स्टील द लाइमलाइट वही हो गया, अटेंशन को लेके आना। अगर आप इसको सर्च करोगे तो वहां पे अटेंशन को, ध्यान को केंद्रित करना ही है इसका मतलब, ठीक है। तो डिस्पाइट हिज नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट, जॉन्स कलीग्स ऑफन फेल्ट ओवरशैडोड एज हिज पेंचेंट फॉर सेल्फ प्रमोशन एंड डिजायर टू हॉग द लाइमलाइट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस एंड, मतलब अटेंशन लेके आना, ध्यान केंद्रित करना। यहां पे दूसरे एमिडिस द इंट्रिकेट डांस ऑफ ईगोस एंड एस्पिरेशन विद इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री सर्टेन इंडिविजुअल्स अनअबैशेडली लाइम द हॉग, हॉग द लाइमलाइट, देयर इनसैटिएबल हंगर फॉर अटेंशन। तो दोनों में ना यही वाला जाएगा आपका आइडियम, राइट वाला, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, फिर से वही वाली बात है। अब यहाँ पे पूरा इन द रियलम ऑफ इकोनॉमिक, यहाँ पे भी आपको एक फ्रेज डालनी पड़ेगी। 4 ऑप्शन में से फ्रेज देख लो कौन कौन सी है। बैंग फॉर द बक, फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट तो डिफीट करना होता है, हार मान लेना होता है। एलिफेंट इन द रूम, स्ले योर ड्रैगन, बैंग फॉर द बक। तो आप यहां पे देखो, इन द रियलम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स ट्राई टू स्ट्राइक अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन एलोकेटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड मैक्सिमाइजिंग द डैश, wherein the optimal utilization of available funds yields the greatest impact and value for the desired outcomes, navigating the fine line between cost effectiveness, equitable distribution and long term sustainability. As consumers increasingly seek value and efficiency in their purchasing decisions, businesses must constantly innovate and refine their offerings to provide a compelling dash, leveraging competitive pricing strategies, product differentiations and exceptional customer experiences to maximize perceived value and establish long term customer loyalty, right? तो लंबी स्टेटमेंट्स हैं, काफी लेंदी स्टेटमेंट्स हैं। along with your reading skills आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड भी होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपको पता भी लगना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पे हमें पता होना चाहिए इन फ्रेजेस के मीनिंग्स का। तो यहां पे जो राइट आंसर है स्टूडेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब होता है बैंग फॉर द बक का मतलब होता है टू वैल्यू योर मनी। इसका मीनिंग होता है टू वैल्यू द मनी, पैसे को अहमियत देना। कुछ ऐसा ही यहां पे पहला सेंटेंस बोल रहा है, आप देख सकते हो। इन द रियलम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स ट्राई टू स्ट्राइक अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन एलोकेटिंग सोर्सेज एफिशिएंटली एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू मनी। तो बैंग द बक यहां पे जो फ्रेज है उसका मतलब वैल्यू कर सके पैसे की। वेर इन द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स यील्ड्स द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट एंड वैल्यू फॉर द डिजायर्ड आउटकम्स, नेविगेटिंग द फाइन लाइन बिटवीन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ताकि जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बन सके। तो यहां पे बेसिकली जो राइट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर, शायद फर्स्ट ऑप्शन है ये, ठीक है, दैट इज बैंक फॉर द बक, टू वैल्यू द मनी इसका मीनिंग होता है, ठीक है। बैंक फॉर द बक मींस टू वैल्यू योर मनी, इट इज एप्ट फॉर बोथ द सेंटेंसेस। चलो इन द क्वेश्चंस बिलो 2 सेंटेंस हैव बीन सेम, वही वाली बात आ गई। डिस्पाइट द सीवियरिटी द क्राइम कमिटेड, द लीनिएंट sentencing of a mere community service order for a repeat offender can be seen as nothing more than a dash, failing to serve as an adequate deterrent or impart a sense of injustice to victims and society at large. The regulatory agency's decision to impose a nominal fine on the corporation found guilty of gross negligence and environmental violations is seen by many as nothing more than a symbolic dash lacking the teeth to truly hold the company accountable for its actions and ensure meaningful change in their practices. Right? तो यहां पे आपको जो है राइट आंसर क्या देना है,
देखो, टू अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, स्लैप ऑन द रिस्ट, बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, ऑल ग्रीक टू मी, बेकर्स डजन। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है बेसिकली टू गिव माइल्ड पनिशमेंट, माइल्ड पनिशमेंट, राइट। तो कुछ ऐसा ही मीनिंग यहां पे जा रहा है। डिस्पाइट द सिवियरिटी ऑफ क्राइम कमिटेड, द लीनियंट, मतलब सजा की बात हो रही है, द लीनियंट सेंटेंसिंग, the lenient sentencing of a mere community service order for a repeat offender can be seen as nothing more than a dash। तो मतलब यहां पे आएगा जो पनिशमेंट, माइल्ड पनिशमेंट। ठीक है जी। तो 9-8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ये अभी पैसेज है, पैसेज में आपको डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा क्योंकि पैसेज बहुत बड़ा है ये। ठीक है, बहुत लेंदी पैसेज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9th का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा 9th का ऑप्शन नंबर बी। अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहां पे गिवन होगी तो आप वो पैसेज को स्ट्राइक कर सकते हो। सो ओवर क्राउडेड सिटीज एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, पैसेज हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, थोड़ा इसका सॉल्यूशन देखें तो ये सीधा ही बोल रहा है फ्रॉम द ऑप्शंस ओनली ऑप्शन बी फिट्स इज इन बेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या ऑप्शन क्या है हमारी, ओवर क्राउडेड सिटीज एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुछ पैसेज इस तरह से चल रहा होगा। Third world country is a term that originated during the Cold War era, referred to the developing nations that faced economic, social, and political challenges. In the aftermath of colonialism and globalization, these countries have diverse histories and trajectories. Right, shaped by colonization, past colonial struggles, and attempts at development. The history of third world countries is marked by the exploration of resources, cultural suppression, and political subjugation by colonial powers. The aftermath of independence brought hopes of progress and self-determination, but many nations grappled with the daunting task of nation building and overcoming deep-rooted socio-economic disparities. Despite the challenges, third world countries possess considerable growth prospects. Several nations have made similar strides in areas such as education, healthcare, infrastructure, economic reforms, investments in human capital, and advancements in technology. And यहाँ पे तो इमरजेंसी रीजनल कॉपरेशन कुछ ऐसा बता रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, हाउएवर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कंटिन्यू टू फेस अ मेरियाड ऑफ चैलेंजेस। मेरियाड होता है न्यूमरियस, मेरियाड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू हैव, जैसे प्लेंटी वो होते हैं ना, उसकी जगह मेरियाड लगा सकते हो आप। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, बहुत बड़ा है जी, ये तो पैसेज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। सो ओवर क्राउडेड सिटीज एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब आप इसको आगे पढ़ोगे तो ये चैलेंजेस की बात बता रहा है। तो उसमें ओवर क्राउडेड सिटीज एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर का रेफरेंस गिवन होगा। चलो, तो ये आपने आंसर मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आप 10th क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज द एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ वुमेन क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो 10th का जो राइट आंसर बनेगा, 10th का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा व्हाई इज द एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ वुमेन क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, कि एम्पावरमेंट जो है वो इंक्लूजन वुमेन का क्रूशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है इट फॉस्टर्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड अनब्लॉक्स ह्यूमन कैपिटल। राइट, तो ये पैसेज में आप थोड़ा देख सकते हो अगर कहीं बता रखा होगा। ठीक है, However, third world countries continue to face a myriad of challenges, poverty, income inequality, ये कुछ ऐसा बता रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बता रहा है। ठीक है, फिर आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहा है, डिजास्टर्स, एडिशनल थ्रेट्स के बारे में बता रहा है। फिर वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस, promoting transparency and combating corruption are essential for creating and enabling environment to growth, investment in education। फिर यहाँ पे कुछ भी रेफरेंस नहीं मिल रहा हमें, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वुमेन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। पीछे देख लेते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अ टर्म ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ये हमारा यहाँ पे सेपरेटली मैंने पढ़ा भी था अभी। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं।
In addition to economic and social challenges, third world countries also face issues related to population growth and urbanization. देखो यहाँ कुछ रेफरेंस दे रहा है ये. Rapid population growth puts immense pressure on limited resources and infrastructure, leading to overcrowded cities. ये कुछ बता रहा है यहाँ पे. इन लाइंस को ना आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, जो मैंने आंसर बताया आपको यहाँ से है आंसर, राइट. चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम द ऑप्शन, ये सीधा ही सी बता रहा है इसका आंसर. उसके बाद नेक्स्ट 11वां, what role do partnerships with international organization and developed countries play in the development of third world countries? अच्छा, मैं ये आपको बात बता दूं, कॉम्प्रिहेंशन को ना आप कर सकते हो इजीली. मुझे नहीं लग रहा है कॉम्प्रिहेंशन को ज्यादा टफ होगा. हाँ, ये लग बात है कि लेंदी बहुत है ये, अब मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप अगर पैसेज को इसको ढंग से पढ़ोगे, एक बार इसको थोड़ा देख लोगे, या पहले क्वेश्चन को पढ़ के कीवर्ड्स निकाल लोगे, तो इजीली आप हिट कर जाओगे ऑप्शन को. तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या बनेगा? ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट रोल डू पार्टनरशिप्स विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप्ड कंट्रीज प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. तो इसका आंसर भी सी बनेगा. दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट. तो जब आप पैराग्राफ रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द की फैक्टर्स फॉर द वे फॉरवर्ड इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? प्रमोटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिजिटल लिटरेसी. 20 का राइट आंसर बताया गया. ठीक है, एज पर द पैसेज. तो पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको इसका पता चल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कैन एड्रेस एनवायरमेंटल रिस्क एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर क्या बनना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज आपका ऑप्शन नंबर, by investing in sustainable agriculture and renewable energy, या by exploring natural resources for economic growth, by depending on international aid and funding. तो मेरे को लगता है इसका पहला होगा, बाकी आप देख सकते हो. ठीक है, इंक्लूसिव एंड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14. ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर ये बता रहा है बी. ऑप्शन नंबर बी बता रहा है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, बी बोल रहा है इसका राइट आंसर. बी मतलब ओनली 2 and 5. ठीक है, तो एज पर द पैसेज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बी इसका राइट आंसर बता रहा है. उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फेस्ड बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फेस्ड बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ई बोल रहा है इसका. ई इसका करेक्ट आंसर बता रहा है. ई मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. ये इसका राइट आंसर बताया. ठीक है जी, तो 15 क्वेश्चंस तक हमने अभी तक कर लिए हैं. ठीक है, उसके बाद मूव करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ.